सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जाली लाइसेंसों का मामला काबू से बाहर हो गया है। पाकिस्तानी पायलट्स पर अब एथोपिया की फ़ज़ाएं भी तंग हो गई हैं। 5 पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से, उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कवायद तलब फरमा लिए गए हैं। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ने 54 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक, जबकि 6 की डिग्रियां जाली निकली हैं। 7 जो हैं वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल ये 7 अफराद, 7 पायलट्स नौकरी छोड़कर दालफे ऐन हो चुके हैं। PIA के 141 पायलट्स ग्राउंड हैं। इसके हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक प्रेस रिलीज इस वक्त मेरी नज़र से गुजरी, जिसको मैंने प्रोग्राम में अपने मौजू का हिस्सा बनाया है। तर्जुमान PIA का एक शानदार अजीम शान रादर बयान मेरी नज़र से गुजरा। उसमें उन्होंने दुबई, शारजा और अबू ज़ैबी के लिए परवाज़ों के आगाज़ पर तफाखुर जतलाया है। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैरियर के साथ जो कुछ हुआ है, या शायद पाकिस्तानी कौम के साथ जो कुछ हुआ है, उस पर यह एहसास तफाखुर चैमानी दारद। आज की दूसरी खबर ज़ाहिर है हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से पूरा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं। हलीम आदिल शेख साहब एक मरतबा फिर नैब के निशाने पर। 223 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त का इल्ज़ाम उन पर है। नैब तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो किसी और टाइम स्लॉट पे था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पे था। तकरीबन मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने या शायद 4 महीने पहले इस तरह की एक खबर पहले भी आई थी। उसको भी हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। उस पर भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की थी। तो आया उस एक खबर में और इस खबर में क्या फ़र्क है, या सिर्फ डेट लाइन चेंज करके खबर दोबारा जारी कर दी गई है, ये पूछेंगे। दूसरा, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उन पर हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। तो गोया अब पाकिस्तानी अपोजिशन के वो जो तराने हुआ करते थे एक तरफ़ा एहतसाब के, उनको एक फुल स्टॉप लग जाएगा, या फुल स्टॉप ना सही, एक कॉमा ही सही। और क्या अब नैब अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के मूड में है? ये है हमारा आज का मौजू। इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। और तीसरा मौजू के इलेक्ट्रिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की तंबीह के बावजूद भी ज़ाहिर है कि के इलेक्ट्रिक ही क्या जो सुधर जाए। इस पर मैंने बहुत पहले एक मरतबा ये कहा था कि भेड़िया अगर अपना नाम बिल्ली रख ले तो आप उसकी मासूमियत पर यकीन तो नहीं कर सकते। KESC जो कभी हमारे पास हुआ करती थी, अब वो के इलेक्ट्रिक है, लेकिन मामलात शायद ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उससे ज़्यादा दिगरगू हैं। तहरीक इंसाफ को कैसा लगता है, ये अपने मेहमान से पूछेंगे आज। तकनीकी ख़राबियों का बहाना बना करके अब जो है वो कराची के अवाम का सब्र आजमाना शुरू कर दिया गया है। मेरे मोबाइल पर भी, आपके मोबाइल पर भी दिन में कई मैसेजेस रिसीव होते हैं। कभी टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है, कभी लोड शेडिंग कहा जाता था, लेकिन 2-3 दिन से लोड शेडिंग तो बहरहाल नहीं लिखा जाता। ये बताया जा रहा है कि जी तकनीकी ख़राबी हो गई है, जिस पर आपकी बिजली जो है वो इतने अरसे से इतने अरसे तक बंद रहेगी, वल्लाह आलम। तो ऐसा लगता है कि शायद असद उमर साहब की ये कौमियाने की जो तंबी है ये भी बेअसर जा रही है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने हदफ तनकीद बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इम्तियाज़ शेख साहब का कहना है कि धमकी जो है, ये तंबी जो है, वक्त का ज़िया, से कुछ नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक को उल्टा बचाने की कोशिश की गई है। जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि PTI का एहतजाज ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और आजिज़ हमरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करेंगे। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूरुल आरफीन। हुजूर, ये मुझे बताइए, जाली लाइसेंसों का मामला अब
कहाँ तक जा पहुँचा है वो आपको मैंने इंट्रो में बताया। इस हवाले से ख़बरें आपकी नज़रों से भी ओझल या पोशीदा तो नहीं हैं। सर, ये 262 मशकूक लाइसेंसों के हामिल पायलट्स को और 6 जिनकी डिग्रियां जाली थीं, इसके अलावा वो 7 इन्वर्टेड कॉमास में लोग जो मुल्क छोड़ करके चले गए या इदारा छोड़ करके चले गए, जो कुछ भी छोड़ के चले गए, अगर उनको बुला करके शोकॉज दे करके या उनको जेल में डाल करके या उनको फांसी दे करके वॉटेवर जो भी तादीबी कार्रवाई होती है, मुझे नहीं पता सरकार का तरीक़ाकार क्या होता है, ये मामला अपने तौर पर यहीं हल कर लिया जाता तो बेहतर था, या वो जो एक मौरकतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन के वज़ीर ने की थी, हवाबाजी के वज़ीर ने, जिसके बाद फिर यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से, यूरोप की जानिब से, लंदन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और बहुत सारी जगहों से जो रद्द अमल आया, सर सुबकी तो हुई है मेरा ख्याल है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। नूरुल आरिफीन, मेरा ख़्याल है कि हमें आप जिस इदारे को पकड़ेंगे, 70 साल में अगर आमरीत रही या दोनों हुकूमतें रहीं, वहाँ पर सिवाय बर्बादी के, सिवाय नुकसान के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन तो ये होना है। आपने या तो ये फ़ैसला कर लें कि जिस तरह मुल्क चल रहा है स्टेटस को पे आपने चलाए रखना है। अगर आप अपने मुल्क को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बताइए मुझे इसमें नूरुल आरिफीन क्या गलत हुआ? आप उनसे पूछें जिनके प्यारे दुनिया छोड़ गए और उनसे बिछड़ गए। ज़्यादा चलें, बाकी हादसा पीछे तो जाते ही नहीं हैं। आप ये जो हादसा भी कराची में हुआ, जो 96 या 97 लोग, उनके ख़ानदान, बल्कि लोग क्या उनके ख़ानदान, और फिर उसके बाद एक जो दुनिया के अंदर बदनामी हुई, ये पहला तैयारे गिरते रहते हैं, जो उसका आउटकम आया, रिज़ल्ट आया, अगर हम उसको छुपा लेते तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह गिलगत में तैयारा गिरा था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो रिपोर्ट छुपाई हुई थी, अगर नहीं सामने आई तो क्या हुआ उसका। इसी तरह माजी के अंदर असल में मैं फिर कह रहा हूँ, हमें पॉइंट की तरफ जाना है। पॉइंट ये है, आप 2 इदारों की, बड़े इदारों की बात कर लेते हैं। एक स्टील मिल, आज दामड़ा साहब बैठे हैं, 500 अरब का नुकसान छोड़कर गए, और PIA 600 अरब का नुकसान छोड़कर गए। आप मुझे ये बताएं कि ये 2 इदारे हमारा प्राइड हैं, हमारी शिनाख्त है दुनिया के अंदर, तो क्या हुआ मैं बाकी कोई वैसे तो कोई भी इदारा, मैं चैलेंज देकर कहता हूं दोनों पार्टियों को, कोई ऐसा मुझे बता दें दोनों भाई लाइव कि कोई इदारा ये मुनाफा बख्श छोड़कर गए हों, तो मैं इनसे माफ़ी भी मांगूंगा और मैं कहूँगा कि आपने कोई ना कोई इदारा तो एक मिसाल पे छोड़ा था। अब दूसरी बात यह है, PIA वो इदारा है नूरुल आरिफीन जिसने दुनिया की एयरलाइंस बनाई हैं। आज ज़्यादा दूर नहीं जाते हम एमिरेट्स चले जाएँ, इतिहाद चले जाएँ, कतर को देख, वो सब हमारी PIA ने बनाई हैं। अब सूरत ये है कि क्या इसको हम जिस तरह के काम हो रहे थे, इसमें पहला काम हमने ये गलत किया मेरा ख्याल है कि हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी कि ये हादसा किन वजूहात की बायस पेश आया। दूसरी गलती हमने ये की, हमने जो गिलगत में तैयारा गिरा था उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। तीसरी हमने गलती ये की कि वो लोग जो वहाँ पर दूसरी सरकार ने, दोनों जमातों के नुमाइंदे मेरे भाई बैठे हैं, दामड़ा साहब भी बैठे हैं और चौधरी साहब भी बैठे हैं, इनसे ये पूछें कि क्या एक भर्ती भी PIA के अंदर तहरीक इंसाफ ने की? बिल्कुल आपकी ठीक है बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरहकीकत इस वक्त ये मौजूद गुफ्तगू नहीं था। मेरा सवाल दरहकीकत बिल्कुल कुछ और था। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाता हूँ। चौधरी साहब, सर शौकत बसरा साहब ने जो कुछ कहा उससे जुज़वी तौर पर इख्तलाफ शायद आप यकीनन कर सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, PIA या स्टील मिल का बुरा हुआ नहीं, ये जमहूरियत के नामलेवाओं ने बुरा किया है। सर एक जहाज़ पर जितना अमला दुनिया भर में नहीं होता उतना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर होता है, ये एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। इसके अलावा पूछना ये था जनाब मन, ये जो जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स आए हैं, सर ये आपकी सरकार में नहीं आए होंगे, ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार में आए होंगे, ये शायद उनसे पहले वाली सरकार में आए होंगे, लेकिन ये आए तो ज़रूर हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की जिसके रिपरकशंस इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और ख़ुद मैं और आप भी सही है भुगत रहे हैं, लेकिन सर मामला इसके पीछे कुछ और भी तो था। शौकत बसरा साहब से किस हद तक इख्तलाफ है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत बसरा साहब से सारी ही बातों पे इख्तलाफ है। उन्होंने कहा जी आमरीत रही और दोनों हुकूमतें रहीं, तो मेरे भाई पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे
और अगर कोई जाली भर्तियां उस दौर में हुई या PIA की कोई तबाही की जिम्मेदारी थी तो शौकत बसरा साहब को कबूल करनी चाहिए। और अगली बात उनके जी आमरीत, तो आज की जो हुकूमत है, शौकत बसरा साहब माने या ना माने, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की बाकियात और उनके नज़रिए और सोच को लेके आगे बढ़ने वाली यानी आमरीत की छतड़ी के अंदर चलती हुई हुकूमत है। तो इन दोनों में मेरे भाई का हिस्सा मौजूद है। फिर उन्होंने बात की कोई एक इदारा बता दें जो मुनाफे में हो। नेशनल इंश्योरेंस को देख लें, स्टेट लाइफ को आप देख लें, आप कराची पोर्ट को देख लें, पोर्ट कासिम को देख लें, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को देख लें, इवन गवादर पोर्ट को देख लें, मुनाफा बख्श इदारे हैं। ऐसी भी बात नहीं है शौकत बसरा साहब। और फिर इन्होंने एक और बड़ी बात की कि जी PTI ने तो कोई एक भर्ती नहीं की। भाई PTI तो अपनी काबीना की भर्ती नहीं कर सकी। जो वज़ीर आज़म अपना वज़ीर ख़जाना ना रख सके उसे हम ये गिला करें कि आपने आज आके ये सारा कुछ कर दिया। असल बात नूरुल आरफीन ये है कि जब आपको सूझबूझ ना हो, जब आपको मामला फहमी ना हो, आज रिज़ल्ट क्या आया कि चंद पायलट्स हैं जिनकी डिग्री, जो पायलट का लाइसेंस है उसके ऊपर कुछ सवालात हैं। मेरे पाकिस्तान के मायानाज पायलट्स, उनका पूरी दुनिया के अंदर इनके वज़ीर हवाबाजी ने जो है वो मजाक बना दिया। क्या इनको कोई पूछ सकता है कि सिर्फ आपने चंद लोगों की वजह से एक गोल बात करके, खुली बात करके, जिसकी कोई हदूद क़यूद नहीं थी, और आपने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान की एयरलाइन को आज कितना नुकसान पहुंच रहा है कि इथोपिया तक ने माजरत की उन पायलट से। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, सिविल हुकूमतों की आप बहुत बात करते हैं, यकीनन सिविल हुकूमतें रहीं और रहनी चाहिए और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगी। लेकिन आप अगर सिविल एविएशन को देखें तो एयरफोर्स से रिटायर्ड लोगों ने ज़्यादातर, क्योंकि वो उस शोबे से महारत रखते हैं, वहाँ सर्व करके आए होते हैं। तो इसका ये मतलब ही नहीं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी या PIA या उस वक़्त की हुकूमत जो है उसका कोई इसके अंदर ऐसा अमल दखल था। अगर किसी एक फ़र्द ने या चंद अफराद ने मुख्तलिफ मौक़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ मैनेज की है तो फिर आपको कुछ मुल्की मुफाद का ख्याल रखते हुए, राइट सर, मुल्की थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आप जरूर उनके खिलाफ जाना चाहूंगा, आप उनके खिलाफ एक्शन करते, लेकिन राइट, सबको एक ही लाइन में ना खड़ा करके गोली ना चला देते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब को कॉल इस वक्त मिलाई जा रही है। बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि हस्ब तवक्को मौक़िफ़ सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी। ताम जो हल तलब मामला है वो ये कि इन पायलट्स का जो जाली लाइसेंसों के हामिल थे, जिनकी वजह से मुल्क कौम की ये सुबकी हुई, इदारे के साथ ये ज़्यादती इस वक्त हो रही है। किसी न किसी ने तो उनको भर्ती किया था, चाहे ये एक इंडिविजुअल का कारनामा हो। एक सवाल मैं कर लूँ सर? अगर आप सवाल कर लेंगे तो फिर कहीं मेरे करियर पे सर मामला। शौकत बसरा साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जो 52 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस मशकूक हैं, क्या जो कराची हादसा में त्यारा गिरा और जिसमें बहुत सारा माली, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आजिज धामरा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, शामिल हैं। चौधरी साहब मैं आपकी, सर आजिज धामरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज धामरा साहब, सर पता नहीं आप ये गुफ्तगू सुन पाए या नहीं सुन सके, लेकिन बहरहाल यहाँ इख्तलाफ सामने ज़रूर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ओवर दिस इशू। जाली लाइसेंसों का जो मामला है, पाकिस्तानी पायलट्स पर अब इथोपिया ने भी जो है वो पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब पाकिस्तानी पायलट्स इथोपिया में भी जो है वो एक मखसूस मामले से नबरदाज़मा हुए बगैर उड़ान नहीं भर सकेंगे। सर ये मतलब जाली लाइसेंस पर पायलट भर्ती किए गए, किसी न किसी ने तो किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए, सर कोई ना कोई जिम्मेदार तो है। आप कुछ रहनुमाई फरमाएंगे किसने जाली लाइसेंसों पर पायलट्स को भर्ती किया जिसकी वजह से आज ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरफीन साहब, पहले तो मेरे दोस्त बसरा साहब ने ये सारा मलबा जो है वो इस तरह गिराया है टेक्निकल नमूने पे जिससे वो बरी जमा वो खुद भी नहीं है अगर उन अदवार में ये सारी चीजें हुई है, नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर किसी इदारों के अंदर कोई गड़बड़ है भी सही तो क्या उसका तरीक़ेकार ये था जो PTI की हुकूमत ने अपनाया? मगर मैं PTI के वजीरों पे क्या शिकवा करूं
इनके तो प्राइम मिनिस्टर जब दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते थे वो वहां पर टर्की में जाए या यूएसए में जाए, वो अपने ही मुल्क के सियासतदानों और अपोजिशन की पार्टियों पे जो है वो तबसरा भी करते थे और उनके खिलाफ बातें करते थे। अब जिस पार्टी का हेड अपने ही मुल्क के इश्यूज पर बैनुल-अक़वामी टूर पर जहाँ पर एक एक मिनट जो है वो आपको इस इश्यूज पे बात करनी है, जिससे आप अपने रियासत की फलाही उमूर जो है चीजों पे बात करनी होती है, वहां पर ये लोकल इश्यूज पे बात करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, पीटीआई को इस मौक़िफ़ से बड़ा बुरा कहती है, ठीक है गड़बड़ हुई होगी, अब उसको आप ये कहें कि जी आपके दौर में सिर्फ हुई है, आमरीतों के दौर में इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ है, ये वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस तरह पेश करते हैं जैसे पाकिस्तान आजादी 10 साल पहले हुआ, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की और 5 साल जो है वो PMLN ने हुकूमत की। ये बात अगर बुनियादी तौर पर पीटीआई के रुकन करते तो चलो थोड़ी देर के लिए बात मान लेते। अब ये बात कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे बसरा साहब आप 164 की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप अगर दोनों अखबार में से एक वो दौर जिसमें आप खुद जो है आपकी पार्टी हुकूमत में रही, इन्हीं टास्क फोर्स के अंदर आप उनको डिफेंड करते रहे, इसलिए ये 164 अपने आप के ऊपर कर रहे हैं। और अगर गड़बड़ हुई तो उसका ये इंतजार नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को बिठा दें। पूरे सिस्टम को आपने जिस तरह BRT में आपने अरबों रुपए के सिर्फ खड्डे लगाए और बाकी पैसा आपको चाहिए और खड्डे भरने के लिए बाद में बसें चलेंगी, देखा जाएगा। तो वो कौन सा महकमा है बसरा साहब, आप ये बता दें। PI हमने तबाह की, चलो बाकी आप बता दें कि 2 साल के अंदर PTI की हुकूमत के दौर में ये एक महकमा है जिसमें रिफॉर्म्स भी आए और आइडियल है, और वो अगर आप पूछेंगे पाकिस्तानी कौन से चौराहों मार्केटों में अगर आपके कैमरा में लोगो लेके चले जाएं तो पाकिस्तान के अवाम ये एतबार कर लें कि जी जनाब ये जो एक महकमा है, ये जो डिपार्टमेंट है वो PTI हुकूमत ने ठीक कर, सिवाय अभी कंस्ट्रक्शन के जहाँ पर सब्सिडी पहले आराम थी, अब वो हिलाल करार देके फतवा देके। सर थोड़ा सा तवक्कुफ में आपका जो नुक्ता है मैं उसका जवाब ले लूँ। जी बसरा साहब। नूर आरफीन, मैंने दामड़ा साहब की बात बड़े गौर से सुनी। पहली बात तो ये है कि अगर मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, ना मैं सिविल एविएशन का वजीर था, ना मैंने भर्तियां की थी, जिन्होंने की थी उनको टिकटकी पे चढ़ाएं। आप तो खुद इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जुर्म किया। अगर शौकत बसरा उस पार्टी एक मिनट दामड़ा साहब एक मिनट दामड़ा साहब मुझे बात तो कर लेने दें। दामड़ा साहब मुझे बात तो आपने बात कर ली ना, आपने ये कहा मैं हिस्सा था, इसका मतलब है कि अगर किसी ने पीपल्स पार्टी में करप्शन की है, लूटमार की है, जाली लाइसेंस और को नौकरियां दी हैं, तो जिम्मेदार वो है जो उस पार्टी में शामिल था। ये क्या लॉजिक है भाई? जिसने की है वो भुगते, जिन्हें खादियां गाजरा टेडोना में पीड़। अच्छा अब दूसरी बात पे आते हैं। अभी कहा चौधरी जाफर साहब ने, मैं पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, 90% लोगों की डिग्रीज वेरिफिकेशन होने के बाद बाहर के ममालिक में जा चुकी हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। उसकी वजह जाहिर है, जब इतना बड़ा इन लोगों ने अदारे को तबाह बर्बाद किया था, जिस तरह अभी जाफर इकबाल साहब कह रहे थे, वो कोई बात होती है कि दूसरे पर डाल देते हैं। भाई एयरफोर्स, क्या वजीर एयरफोर्स के थे? आप पिछले 5 साल में देख लें कि सिविल एविएशन के वजीर कौन थे। मेरा ख्याल है सरदार मेहताब अब्बासी साहब थे। उनके पिछले द्वार में देख लें, सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह की बात की आदमी। एक मिनट सिविल एविएशन अंडर होती है उस वजीर के। जी अंडर होती है, जैसे आपको पता है इस बात का, इधर बोले ना बने। अच्छा आगे सुने, गुजारिश ये है। अच्छा मुझे तो आप बता दें कि ये जो 52 लोगों के लाइसेंस हैं, इनमें से कितने पिछले दौर में जारी हुए? सुने मुझे गुजारिश करने दे सर, मुझे गुजारिश आप बता दें ना कि 52 में से जो मशकूक हैं पिछले दौर में कितने जारी हुए? जरूरत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे एडमिशन होना चाहिए, और ये बड़ा दिल करके कहें। अब जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट में कहा कि हाँ हम दोनों पार्टियों से गलती हुई, हमने लोगों बताइए कि अगर भर्ती भी आपके दौर में हो, वजीर भी आपके हो, तो इसके बावजूद कि वो मैं ख्वाजा आसिफ का फिक्रा कहूंगा, कोई शर्म होती है। सर थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा, ये मामला आगे बढ़ जाएगा। सर बसरा साहब थोड़ा सा हया आनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास
दानिशमंदी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैंने आपकी बात ही नहीं की यार। मामला फहमी साहब आप नहीं, दिल पे क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास मामला मैंने फहमी तो ख्वाजा नहीं, आसिफ जब आप की 52 बात अफराद, है, जब आप उन्होंने चंद कहा था अफराद की इसी वजह माहौल से में पूरे इदारे को तबाही के धाने पे खड़ा कर दें तो शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, जाफर सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, बसरा साहब सर, जब उनको आप जाली लाइसेंस वालों को भर्ती करेंगे और वो जहाजों को क्रैश कराएंगे, तो आप बताएं ना, तो फिर जिम्मेदारी किस पर होगी? शौकत बसरा साहब, मैंने सवाल उठाया है, आप उन 52 आप लिस्ट जारी करें 52 अफराद की कि उनको कब कब लाइसेंस मिले, सामने आ जाएगी। फिर आप ये भी बताएं कि जो कराची हादसा हुआ, क्या उन 52 अफराद में उस पायलट का नाम शामिल है? दुरुस्त है, दुरुस्त है, पॉइंट नोटेड। शौकत बसरा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ वक्त सर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना भी बाकी है। बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे हलीम आदिल शेख साहब, नूरुल हक कादरी साहब के ख़िलाफ़ वो जो मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के हवाले से नैब ने तहक़ीक़ात अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज़ करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब एक और ख़बर बता रही है कि नैब को ग़ुलाम सरवर ख़ान वफ़ाक़ी वज़ीर बराए हवाबाज़ी के एहसासों की तफ़सीलात भी मौसूल हुई हैं। जाँच पड़ताल का अमल जारी है। सर ये मुझे बताइएगा, ये हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से खबर आई है, इस पर उनका स्टांस मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। सर ये फूलन देवी कौन है जिसकी जानिब इशारा है? सुल्ताना डाकू तो मैं समझ गया। दूसरी बात, इनकी वजाहत दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, ये मेरे सर के कई फुट ऊपर से गुजर गई ये वजाहत। इन्होंने कहा है कि जब से हुकूमत सिंध को हलीम आदिल शेख ने एक्सपोज करना शुरू किया है, उस वक्त से हुकूमत सिंध उनकी दुश्मन बनी हुई है। सर व्हाट इज़ द कनेक्शन इन बिटवीन? ये नैब जो है उसका सिंध हुकूमत से क्या लेना देना? क्या नैब वफाकी इदारा नहीं है? ज़रा कन्फ्यूजन मेरी दूर फरमाइए। और दूसरा, ये फूलन देवी कौन है, ज़रा अगर आप ये बता सकें फिर मैं आपका मशकूर हूँगा और फिर मैं शुक्रिया के साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाऊँगा रहनुमाई के लिए। नूरुल आरिफीन, पहली बात तो नैब के इदारे की बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और ये वही इदारा है जो स्टार्ट में मुशर्रफ ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया था, इसमें कतई दो राय नहीं है। उसके बाद ये दोनों पार्टियाँ जो मेरे भाई बैठे हैं, इन दोनों पार्टियों की हुकूमत रही 2008 में पीपल्स पार्टी की, 2013 में नून लीग की। इन्होंने इसमें बल्कि अपने चेयरमैन लगाते रहे, इसमें तब्दीलियां करते रहे। अगर ये नैब इंडिपेंडेंट इदारा नहीं था फिर इनसे पूछें कि चेयरमैन नैब आज भी जो बैठे हुए इन्हीं के लगाए हुए हैं। और दूसरी बात, जो बात कही है फूलन देवी वाली, इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनका इशारा किसकी तरफ है, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, बजाय इसके कि आप पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना। हाँ, अगर आपके पास मवाद है तो आप सीने पे हाथ मार के कहें कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ मीडिया में भी, चेयरमैन नैब के पास भी और अदालतों के सामने भी। और उसमें वो कहें कि मुझे अगर नैब जो है फलां अफसर पे एतमाद नहीं है, तो मैं अगर क्लियर हूँ तो मैं सबसे पहले चेयरमैन नैब से ये कहूँगा कि आइए मेरे खिलाफ GIT बनाइए GIT जिस तरह पनामा में बनी थी। उस वक्त तो कहा गया कि जी पनामा की GIT जो बनी थी वो व्हाट्सएप पे बनी थी। और भाई अगर एक GIT जब उसको प्रोब करेगी तो फिर तो कोई शक बाकी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल कहता है हलीम आदिल शेख हों, जाफ़र इकबाल साहब हों, मैं हूँ, कोई और हो, हम सबको अगर कानून के सामने पेश होना पड़े तो हमें अपने आप को कानून के सामने पेश करना चाहिए। राइट सर, गॉट योर आंसर चौधरी जाफर इकबाल साहब। आपने देखा कि सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मुझे बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान मेरे सामने है, फरमाते हैं जिस सतह की करप्शन आज है पाकिस्तान में पहले कभी नहीं रही। सर मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी नून लीग के रहनुमा हैं, आप इख्तलाफ इस एक मौजू पर बहरहाल नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ दर हकीकत कि ये एक इंक्वायरी की खबर आई है, तो ये
अपोजिशन को कम से कम इस पर खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी अगर कोई तबर्रा करे तो फिर क्या किया जाए, फिर PTI और क्या करे आपको खुश करने के लिए। वज़ीर मजहबी उमूर, दूसरा हलीम आदिल शेख, तीसरा ग़ुलाम सरवर आवान। सर मतलब व्हाट एल्स, क्या चाहिए अब आपको? PTI नूरुल आरिफीन हमें खुश करने के लिए कुछ ना करे, अपने वोटर्स के लिए कुछ कर ले तो बहुत होगा। और जहाँ तक आपने बात की नैब की, और शौकत बसरा साहब ने बड़ी तफसील से, हम चेयरमैन लगाते रहे, हम हुकूमत थे, हमने चेयरमैन लगाने थे, आज आप हुकूमत हैं, आप लगाएंगे। आज के चेयरमैन नैब हमने लगाए, जी बिल्कुल हमने लगाए, लेकिन आज के चेयरमैन नैब की वो जो वीडियो आई थी जो आपके वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी के चैनल से लीक की गई और रोक ली गई, उस वीडियो की कोई आपकी हुकूमत ने FIA से, साइबर क्राइम से, किसी से भी इदारा जाती अगर हम गुफ्तगू फरमाएं, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होगा। वो उसके लिए भी, मेरा ख्याल है उनके लिए भी नूरुल आरिफीन, ये ज़ातियात नहीं है, मैं चेयरमैन नैब के ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वो चेयरमैन नैब ऑफिस मेरे खर्चे से चलता है, वहाँ मेरे टैक्स का पैसा लगता है। उस चेयरमैन नैब की वीडियो लीक हुई, इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसे क्लियर करती, इन्वेस्टिगेट कराती, चेयरमैन साहब को या वीडियो बनाने वाले को कटहरे के अंदर लेके आती। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये ज़ातियात की मैंने बात की है, मैंने एक असूल की बात की है। पाकिस्तानी होने के नाते और टैक्स पेयर होने के नाते मेरा ये हुकूमत से मुतालबा करना हक बनता है। ये उस चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे हैं उस वीडियो की वजह से। और आपने फिर सवाल किया इनके वज़ीर मजहबी अमूर, ये तो आज की बात है। आप बता दें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिल के इनके वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब ने 400 गुना तक कीमतें बढ़ाई थी, क्या उसका कोई नोटिस हुआ? क्या आज तक नैब ने बुलाया? क्या किसी ने पूछा? इनके चेयरमैन उस वक़्त वो इसके अपना कुदरती वसाइल थे ग़ुलाम सरवर खान साहब के पास, और LNG की 2 शिपमेंट्स लेट हुई और आपको फर्नस पे चलाने पड़े बिजली के कारखाने, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी ने पूछा इनसे? बाबर अवान साहब जिनके ऊपर साबित हुआ वो गले में 2 रंग का दुपट्टा डालते गए, वो बरी ज़िम्मा हो गए। किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, किसी जेल में नहीं बिठाया, आज़ादी का परवाना दे के भेज दिया। आपको 20 मिसालें, जितने शौकत बसरा साहब को याद होगा, नदीम अफसल चंद साहब मेरे पड़ोसी ज़िला से, नज़र गोंदल साहब, कितने बड़े नैब के केस हैं उनके ऊपर। अभी पिछले 2 साल से क्यों पेशी नहीं होती सर? क्यों इंक्वायरी नहीं होती? क्यों कोई सलाखों के पीछे नहीं गया? राइट सर, मैं अब आजिज़ धामरा साहब के पास जाना चाहूँगा। आजिज़ धामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? एक जवाब दे दूं अगर एक जवाब सर, अगर टाइम हो तो। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ शौकत बसरा साहब। आजिज़ धामरा साहब, सर ये मुझे बताइए, ये पैदर पे जो नैब इंक्वायरीज़ की खबरें आ रही हैं, सर कल एक ऑडियो लीक हुई थी, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो अब चल पड़ा है। पहले उज़्मा कारदार साहिबा थी जिनकी एक मुबैना ऑडियो टेप सामने आई थी, उसके बाद उनकी विकेट गई। उसके बाद फिर अब ये कमीशन के इल्ज़ाम पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बरतरफ किया गया है। सर ये घर को आग लग गई, घर के चिराग से चल रहा है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आप लोग खुश क्यों नहीं हो रहे, आप लोग मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब क्या चक्कर क्या है, मामला क्या है, क्या और किया जाए? नैब ने, अब आप जो एकतरफा एहतसाब की बात कर रहे थे, कम से कम मेरा ख्याल है कि अब तो आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, आपने सुना होगा मकाफात अमल, मकाफात अमल जो है वो जो शुरू है। और दूसरी बात, अभी जो बसरा साहब कह रहे थे कि नेब के चेयरमैन जो है वो इन दोनों भाइयों की हुकूमत ने लगाया है, तो बसरा साहब, मैं अगर आपको याद दिलाता चलूं तो ये बड़ी ज्यादती है कि अगर आप कहेंगे कि इन दोनों ने लगाया, आप ये कहेंगे हम तीनों ने मिलकर लगाया है। जब नेब चेयरमैन आए थे तो यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए। और दूसरी बात, अभी जो आप वेलकम कह रहे हैं नेब को, देखें आज नूरुल आरिफीन साहब आपसे नेब के चेयरमैन की तारीफ मैं लगाने में शामिल नहीं था, पार्टी में जरूर था, लगाने में शामिल नहीं था। तो अभी तो आप हमें कह रहे हैं, आप तो हमें कह रहे हैं कि जाली डिग्री वाले पायलट इन्होंने भर्ती किए, तो जाहिर है नेब चेयरमैन भी जब आए थे तो आप पार्ट से मेरी पार्टी का। और अभी जो आप थोड़ी देर के लिए तारीफ कर रहे हैं नेब चेयरमैन की, मैं एक दोस्त के नाते आपको कहता हूँ ऐसा ना करें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि आप भी असाब का शिकार है नेब के ऊपर, इसलिए ये आप इस तरह पहले दो बातों की वजाहत सर, 2 बातों की वजाहत। सर पहली बात तो ये कि मैंने किसी की तारीफ नहीं की और मैंने किसी की बुराई नहीं की, और दूसरी बात ये जो आप बात कर रहे हैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनने की, तो रिकॉर्ड मतलब
आपको मेरा पता नहीं है, मैं तो सानू की मोड पे हूँ, मतलब ना मैं कोई पॉलिटिकल वो हूँ, हस्ती हूँ, ना मेरा कोई इन सारे मामलों से लेना देना है, तो मुझे क्या, मुझे कौन अताब मिलेगा? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बसरा साहब खुद से ज्यादती कर रहे हैं नेब की तारीफ करके, क्योंकि वो अताब का शिकार है राइट, नेब का, तो वो बात कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर बसरा साहब सच में बड़ी ज्यादती कर रहे हैं ना, वो अपने अंदर के इंसान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो भी माजी के ऊपर वो बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर नूरुल आरिफीन साहब, आपने अभी एक खातून मेरी बहन का नाम लिया जो एक फौज भर्ती हुई है तर्जुमानों की। अब मिसाल के तौर पर हलीम आदिल शेख ने अगर किसी का नाम ले लिया है, उन्होंने पता नहीं कहाँ पे इशारा किया है, मगर उस खातून ने तो, उसकी तो वीडियो लीक हुई थी, उसने किसका नाम लिया था? मैं नाम लूंगा तो बुरा मान जाएंगे शौकत बसरा साहब के, आप जातियात से बात करते हैं, तो इसलिए उनको तर्जुमानी से हटा दिया गया है। मैंने पहली गुफ्तगू में ये सवाल किया था कि एक कोई वजारत बताएं जिसमें जबरदस्त किस्म के रिफॉर्म्स आ चुके हों, पहले बुरे हों और अब जो रिफॉर्म्स आ चुके हों, आइडियल हों, वो आप टीवी पे भी बात करें, वो आप चौराहों पे आके बात कर सके कि जी हमारी हुकूमत ने ये रिफॉर्म्स लाए हैं सिर्फ एक वजारत के अंदर। बसरा साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं है उसका, आप कराची आ जाएं। नूरुल आरिफीन साहब अभी भी कराची प्रेस क्लब के सामने कैंप लगा हुआ है पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स का, वो अपने ही लीडरान से और अपने ही कायद से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें पुरानी पीटीआई वापस कर दो। ये इनके कारकुन बोल रहे हैं, ये नौबत आ चुकी है। इनका एमएनए मुल्तान के पीर साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेके उनको जबरदस्त खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे ऊपर तनकीद करते थे, तो ये आवाजें इनके अंदर से आ रही हैं। जहाँ तक पायलटों की जाली डिग्री का जो पहले बहस हो रही थी ना, मसला पायलटों की जाली डिग्री का नहीं है नूरुल आरिफीन, मसला ये है कि सियासत की जाली डिग्री लेने वाली पीटीआई और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो खतरे में है, पूरे पाकिस्तानी कौम की खतरे में, जिस तरह पीआईए का इदारा खतरे में चला गया है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक मुख्तसर से वक्फे पे जाऊँगा, वापस आऊँगा तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के शौकत बसरा साहब, सर के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करके आपका वक्त बर्बाद करने का ख्वाह हूँ। के इलेक्ट्रिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, बावजूद के किसी वज़ीर अल्लाह आपको नेकी दे, असद उमर साहब ने कौमियाने की भी बात कर डाली है। गवर्नर सिंध खुद बनफ़्स नफीस पहुँचे थे, मुज़ाकरात भी फरमाए गए कि जो CEO हैं मोनस अलवी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी कुछ गुफ्त शुनीद फरमाई थी, आवाम को, कौम को कुछ यकीन दहानियाँ, कुछ तिफ़ल तसल्लियाँ भी दी गई। कल बाकायदा गुफ्तगू भी हो रही थी, शादियाने भी बज रहे थे कि जी अब गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात मिल गई, जबकि मेरा ख्याल है मैटर ऑफ कंसर्न लोड शेडिंग फ्री होना होता है, लेकिन ये गैर एलानिया लोड शेडिंग पे ही खुश किया जा रहा था। सर पूछना ये था कि के इलेक्ट्रिक तो नहीं मान रही, के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को भी जो झंडी दिखाई है हेयरिंग में, वो भी आप जानते हैं, उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म करने से माजरत कर ली है। सर इम्तियाज़ शेख साहब को लगता है कि के इलेक्ट्रिक को पीटीआई ने बचाने की कोशिश की है। दूसरा, जमात इस्लामी का कहना है कि पीटीआई का एहतजाज ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। सर ज़रा रहनुमाई कीजिए। देखिए नूरुल आरिफीन, पहली बात तो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई और उसके पास ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कराची के शहरियों को उनको रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। और इसके ऊपर कल जैसे असद उमर साहब ने कहा, मेरे ख्याल में अब स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर ये काम नहीं कर सकते और ये बिजली फ्राहम नहीं कर सकते कराची के शहरियों को, जहाँ पर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि बेहतरीन तरीका यही है कि फिर इनसे जान छुड़वाई जाए, ताकि हम इसको गवर्नमेंट ले ले, या इसको अगर प्राइवेटाइज दोबारा करना है तो किसी अच्छी कंपनी को दे दी जाए। कल हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि माजी में भी, चूँकि ये इसकी जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, एक प्राइवेट कंपनी को ये दिया गया था और वही इसको रन कर रही है। लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, जब एक प्राइवेट सेटअप के पास ये के इलेक्ट्रिक है, उससे बेहतरीन मतलब यही है कि अगर ये दोनों पार्टियां उससे जान छुड़वा लेती तो बहुत बेहतर था। अगर ये नहीं कर सकी तो शायद अब वक्त आ गया कि हमारी हुकूमत जिस तरह
बाकी तमाम इदारों को ठीक कर रही है। तमाम इदारों के अंदर जिस तरह पे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, अब के इलेक्ट्रिक का भी इसमें भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आपकी और तमाम गुफ्तगू बिल्कुल, वो लोग जो रन कर, तमाम गुफ्तगू आपकी ठीक थी, लेकिन ये आपने जो शायद कहा उस पर मुझे एतराज़ है। आप शायद वापस ले लीजिए, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, मैं आगे चले जाऊँगा चुपचाप चौधरी जाफर साहब के पास। चलो मैं शायद वापस ले लेना, शायद वापस ले लेना, लेकिन ये हकीकत है कि अभी नूरुल आरिफीन यकीन माने, मुझे फिर मैं कहता हूँ कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कि पाकिस्तान को मैं दोनों पार्टियों से कहूँगा कि हम बजाय इसके कि यहाँ पे सर ठीक है, पार्टी की नुक्ता आ गया आपका, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आजिज धामरा साहब, आप लोग दुरुस्त नहीं कर सके, आजिज धामरा साहब ये मुझे बताइए सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। शौकत बसरा करता हूँ कि हम अपनी इकोनॉमी के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। राइट सर, शौकत बसरा साहब की पेशकश आप दोनों तक पहुंच चुकी। आजिज धामरा साहब इस पर बाद में बात कीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल को जरा बगौर सुनिए। सर, इम्तियाज शेख साहब को लगता है कि इलेक्ट्रिक को जारी की जाने वाली तंबीह बेअसर रहेगी, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, और दरहकीकत ये कि इलेक्ट्रिक को बचाने की एक कोशिश है, ऐसा लगता है इम्तियाज शेख साहब सूबाई वज़ीर तवानाई को। जनाब मन, देखिए नूरुल आरिफीन साहब, ये तजुर्बे की बुनियाद पर बात की जा रही है, और कल भी कराची के अवाम को जो एक झूठा ड्रामा जो स्टेज रचाया हुआ है पौने 2 साल से, किस शख्स ने ये बात की है कि कल से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, उसका नाम है असद उमर, जिसने स्टील मिल के गेट के सामने मुलाजमीन से कहा था कि आपके रोजगार पे बात आएगी तो सबसे पहले मैं हूँगा, और हम बेचने नहीं देंगे, हम अच्छा बोर्ड लाएंगे, हम एक्सपर्ट लोग बोर्ड में शामिल करेंगे और बेहतर मैनेजमेंट से स्टील मिल को ठीक करेंगे। आज उसी शख्स ने फिर से ये स्टेटमेंट दी है, तो ये तो तजुर्बा बोलता है ना कि आपके ऊपर अब क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो चुकी है आपकी कि अवाम आपके ऊपर एतबार करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि ये तो फैसिलिटेटर बनी है। कल ये जो मजमा इन्होंने लगाया है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने, इन्होंने इनको सहूलत दी है, उनके मुतालबात तस्लीम करवाए हैं कि इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट के, अदरवाइज अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप और मैं इधर ही होंगे, आप फिर हफ्ते के बाद प्रोग्राम रखना। अगर लोड शेडिंग कराची से खत्म हो गई, मैं सलूट करूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू असद उमर को, अगर नहीं हुई तो ये बसरा साहब कहें कि उसके लिए क्या अल्फाज ये कहने चाहिए, ये अभी से बता दें आपके प्रोग्राम। ठीक है सर। चौधरी जाफर साहब, सर शहबाज शरीफ साहब का सर थोड़ा सा तवक्कुफ, लोड शेडिंग हो रही है सर शौकत बसरा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बसरा साहब हौसला, बसरा साहब हौसला। बात कर रहे हैं ना, आप जिन पार्टियों पे बात कर रहे हैं वो अपोजिशन में है, अभी आपकी पार्टी इख्तियार में, वो सर क्या कह रही है? आजिज दामरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक मौका बताएं जो आपने ठीक किया हुआ, एक ही बात कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। चौधरी साहब, सर शहबाज शरीफ साहब का बयान मेरे सामने है, फरमाते हैं हुकूमती माफियाज को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया है। सर मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, लेकिन सर ये जो माफिया है जिसकी जानिब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, जिसकी हम इशारा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, सर ये माफिया तो आपने भी देखी है, आपने भी झेली है, और उस वक्त आप लोगों के साथ भी यही सारे मामला थे जो पीटीआई के साथ हैं, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। ना आवाम को पहले रिलीफ मिला था, ना आवाम को अब रिलीफ मिल रहा है, कुछ फरमाइए। नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल जब हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क के अंदर बिजली की कमी थी, और जब बिजली के उस शॉर्टफॉल को 12,000 मेगावाट सिस्टम के अंदर इन की गई, उसके बाद अगर आप 2017 और 18 के जो हैं वो देखें तो लोड शेडिंग कराची के अंदर बिल्कुल ख़त्म हुई और बहुत उसके अंदर बेहतरी आ गई। शौकत बसरा साहब की हुकूमत ने असद उमर साहब को भेजा इस मसले के हल के लिए। पहले उनको वजारत ख़जाना दी, उन्होंने चला के दिखा दी और कमाल चला के दिखाई। उसके बाद उनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर भेजा गया, तो वहाँ पर एक रिटायर्ड जर्नैल को लाकर बिठाना पड़ा, थोड़ी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए। सी पैक जो मेजर हिस्सा था, मेजर फंडिंग थी, मेजर अखराजात थे, मेजर अप्रूवल्स थी, वहाँ पे रिटायर्ड जर्नल आके बैठे और वो उस काम को चला रहे हैं। फिर कहा गया कि जी जो ये कोरोना से निपटने का है वहाँ पे असद उमर साहब जो है वो काम करेंगे, काम करके दिखा दिया। जनरल अफसल साहब आए, बावर्दी आए और कहा कि ये जो ग्राउंड पे सब कुछ नज़र आया ये तो पाकिस्तान आर्मी काम कर रही थी, और असद उमर साहब कोने में कुर्सी लगा के बैठे रहे। शौकत बसरा साहब से दरख्वास्त है कि अगर ये पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा दें, जनाबे वाला किसी और को भेज दें, असद उमर साहब से ज़रा परहेज़ करें, शायद कोई बेहतरी आ जाए। दूसरी नूरुल आरिफीन, इसके अंदर वजह क्या है कि बिजली की पैदावार मुल्क के अंदर कम हुई। पैदावार क्यों कम हुई?
कि आपने LNG वक्त पर इंपोर्ट नहीं की। अब अगर आपने LNG वक्त पे इंपोर्ट नहीं की, आप बिजली की पैदावार पूरी नहीं कर रहे, तो आप किसी को प्राइवेट या हुकूमती इदारे को गिला करें तो ये आपकी बात गलत है। फर्नेस ऑयल की कमी मुल्क के अंदर, आप फर्नेस से भी कारखाने नहीं चला सके, चले महंगे से ही चल जाते। शौकत बसरा साहब ने कहा जिस तरह हमने और इदारों में रिफॉर्म्स किए, मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये हाथ बांध रहा हूँ, शौकत बसरा साहब ये रिफॉर्म्स ना करें। आपने चीनी के अंदर किए, आज 95 रुपये मिल रही है। आपने आटा के बहरान को कवर करना चाहा, आपने वहाँ रिफॉर्म्स किए, आज 15 रुपये की रोटी मिल रही है। आपने दवाइयों के महकमे में रिफॉर्म्स किए, 400% आपने कीमतें बढ़ा दी। आपने रिफॉर्म्स करने थे बिल्डिंग के और कंस्ट्रक्शन के, सारा काम ठप होके रह गया, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा। आपने हज के मामले में रिफॉर्म्स करने थे, आपके वजीर हज पकड़े गए। आपने जहां जहां हाथ डाला वहां से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। आप हुकूमत में हैं, आज आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर फिर एक जनरल साहब को आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में फिर एक जनरल साहब को बिठा दिया। आज वजीर हाउसिंग नहीं थे, सेक्रेटरी हाउसिंग नहीं थे, PTI का कोई विजनरी नहीं था, आपके वजीर इत्तलात थे और जनरल हैदर साहब थे। यही रिफॉर्म्स हैं, तो बाज रही है इन रिफॉर्म से। आप ये बहुत कम है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। माने सर शौकत बसरा साहब, मैं सिर्फ एक जुमला इजाफा करूंगा, उसके बाद ऑल योर्स वाली पोजीशन पे चला जाऊंगा। वो जहां इंडिया से मेरे वालिद साहब ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ का एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, कुछ ज़रबुल मिसल सी है, जहाँ गई डाढ़ो रानी वहाँ पड़ा पत्थर पानी। तो जो ये बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, कि जो रिफॉर्म्स आपने किए हैं वहाँ सवा सत्यानाश हो गया, मुझे नहीं लगता कि इनकी बात में कोई वजन है। लेकिन बहरहाल आप तरदीद अगर फरमाएं तो जामे कोई बात बनेगी, उसके बाद फिर मैं जो है वो वाइंड अप की जाने वैसे हिम्मत है, ये चौधरी जाफर साहब और इन जैसे दोस्ती बातें कर सकते हैं। इनको गवर्नेंस की, हुकूमत की बात नहीं करनी चाहिए। इनको तरीके बताने चाहिए कि कट्टे वाला, दूध वाला, भैंस वाला, मज वाला, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, उससे किस तरह पैसे इकट्ठे करने हैं। ये इन्होंने, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये इनके मुंह से मैं बातें सुनता हूँ ना, अच्छा बात तो सुन ले, यकीन माने जब ये बातें करते हैं ना गवर्नेंस की, रिफॉर्म्स की, बता दें आज चीनी कितने की मिल रही है, रिफॉर्म्स की, बसरा साहब चीनी का रेट बता दें, चीनी का बढ़ गई, आपके बच्चों को अरबों खरबों में खेलने लगे, ये आप पार्क के अंदर घर बना, वो कैसे बना? आप लोगों को मुझे कुछ नहीं लगता, जो आप लुटा पुटा चीनी की कीमत बता दें, हम कोशिश कर रहे हैं साहब रिफॉर्म चीनी की कीमत कर सके। PIA को पकड़ते हैं तो उसमें आपने जाली पायलट भर्ती किए हुए हैं, स्टील मिल को पकड़ते हैं, वहां पे यार क्या बात करते हैं यार आप ये बातें ना कि आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बातें, और कोई गल कराया करो कि सारे तरीके दसो, तरीके बताया करें हमें, लूट मार के, करप्शन के, कमीशन के, टीटी माफियाज के, ये तरीके बताया करें, ये बातें ना किया करें। नाज़रीन ये था आज का शो, रिवायत हुआ था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में ऑटो पे चला गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था माँ सिवाय मुंह देखने के। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। तमाम मौजूद मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ वाइंड अप करेंगे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।